नमस्कार। फोर्स सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा ये है कि क्या ससुर का लोन लायबिलिटी, गाड़ी, मकान, फैक्ट्री दामाद जी को भी चुकाना पड़े। बैंक ऐसा कर रहे, नोटिस आए हैं। तो एज ए सन इन लॉ आपकी क्या लायबिलिटी है? क्या आपको भी पुल अप किया जा सकता है? क्या आपके एसेट्स को ऑक्शन पे बैंक लगा सकती है अगर आपके ससुर लोन नहीं चुका पा रहे, उनकी डेथ हो गई, तो क्या वो लायबिलिटी पास ऑन होगी? और पास ऑन होगी तो आपके साले साहब तक सीमित रहेगी, आपकी वाइफ तक सीमित रहेगी, या उस रिकवरी के दायरे में एज ए सन इन लॉ आप भी आएंगे? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि क्या डॉटर इन लॉ मतलब घर की बहू, उसका कोई अगर एसेट्स है, उसका कोई बैंक अकाउंट्स है, तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी? क्या उसको भी बैंक रोप सिंह कर सकती हैं, ला सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कटघरे में खड़ा कर सकती हैं? यह लायबिलिटी सिर्फ जो व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा है, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, मसलन उसकी प्रॉपर्टी के जो हिस्सेदार हैं, उनकी वाइफ, उनकी बेटियां, उनके बेटे, वहीं तक सीमित है। इसी सवाल का जवाब हम आज इस एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो रहा है, ऐसा एक अटेम्प्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसमें नोटिसेस सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ को आए हैं। तो अगर आप समझते हैं कि यह जानकारी, यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो कहने की जरूरत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन प्राप्त करें और कानून की ऐसी ही अबुझी पहेलियों का उत्तर फोर्स सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस कानूनी एपिसोड में पाना न भूलें। तो आइए मुकदमे को हम आज आगे बढ़ाते हैं। ये मुकदमा का जो बेस है, जो परिप्रेक्ष्य है, जो तारतम्य है, वो शुरू कहां से होता है? ये मुकदमे का बेस वहां से शुरू हो जाता है। इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो वहां से शुरू होता है कि भैया, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, हिंदू सक्सेशन लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, जिसमें उसने यह कहा, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020, जिसमें उसने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कब फादर जिंदा थे, कब वो मृत हुए, वो सब भूल जाओ, और सीधा सीधा जिस तरह की भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ अर्न्ड है, चाहे वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, विरासत की प्रॉपर्टी है, उसमें लड़कियों को आपको इक्वल हिस्सा देना ही पड़ेगा, बेटों के समान। अब जब बेटियां प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो गई, तो स्वाभाविक है कि जो लोन है वो पास ऑन करेगा उसकी लायबिलिटी। अगर फादर इन लॉ, फादर अपने टाइम में नहीं चुका पाए, तो बैंक उसको आगे ले जा सकता है, बाकी डिसेंडेंट्स पे, उन पे पास ऑन होगी। तो इसी थियरी को बैंक ने आगे डेवलप किया। जब उसके लोन पूरे नहीं हुए, तो बैंक ने कहा कि जो ट्रेडिशनल लोन प्रैक्टिस है, जहां हस्बैंड ना चुका पाया तो वाइफ ना चुका पाई तो बच्चे, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं। और वो स्ट्रेच करके यहां पहुंच गया कि सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ की प्रॉपर्टी को क्यों नहीं अटैच किया जा सकता है, क्यों नहीं लोन रिकवरी प्रोसीडिंग्स में उनको पार्टी बनाया जा सकता है, क्यों नहीं ये पैसा उनको देना पड़ेगा। अब इसका लीगल बेसिस होगा कुछ, कोई भी चीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस देश की जिम्मेदार संस्थाएं हैं, तो हवा में तो कोई बात करेंगी नहीं। तो कहा वो लीगल बेसिस क्या है? तो वो लीगल बेसिस मिलता है, हमारा जो एक लीगल प्रेसिडेंट और डॉक्ट्राइन्स है, जहां से वो बेसिस मिलता है, खास करके हिंदू लॉज ऑफ डॉक्ट्राइन। उसमें एक कॉन्सेप्ट है
पायस ऑब्लिगेशंस का। अब ये पायस ऑब्लिगेशन क्या कहता है? वो कहता है कि सर्टेन फैमिली मेंबर्स में इनहेरिट, में ध्यान रखिएगा, में इनहेरिट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटल डेब्ट्स particularly when it is within the HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में है तो इस पायस ऑब्लिगेशन हिंदू डॉक्ट्राइन के तहत, हिंदू लॉ डॉक्ट्राइन के तहत certain family members may, the way they have shared the benefit has passed on to them. Similarly, the liability would also pass on to them। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आके सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कैन दिस बी एक्सटेंडेड टू सन इन लॉ फॉर हिज फादर इन लॉ प्रॉपर्टी। तो पायस ऑब्लिगेशंस को जब हम और आगे खुरेदते हैं और आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं तो हम यहाँ पहुंचते हैं कि देखिए पायस ऑब्लिगेशन के कवर में, उसकी आर में, उसको ओवर स्ट्रेच करके डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ तक ले जाना कहीं से भी इथिकल नहीं है, इलीगल है, इमोरल है। बट हो तो ऐसा रहा है, मसले तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन सिचुएशंस में क्या कहता है या इस पूरी बहस को कैसे देख रहा है? तो अब तक जितना मैंने पाया, जितना रिसर्च किया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि देखिए पायस ऑब्लिगेशन की जो डॉक्ट्रिन है, जो थियरी है, उसको आप ओवर स्ट्रेच करके सन इन लॉ तक नहीं ले जा सकते। उसको आप ज्यादा से ज्यादा सन तक, डॉटर तक सीमित रख सकते हैं। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट भी दिए कि भैया सन इन लॉ की फादर इन लॉ के लोन में या डॉटर इन लॉ की फादर इन लॉ के लोन में कहां तक कितनी ऑब्लिगेशंस और कितनी लायबिलिटी बनती है। बड़ा ही सिग्निफिकेंट जजमेंट है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जी यशोदा 2014 का, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि डॉटर्स की जो राइट है फादर्स की प्रॉपर्टी में, तो इसलिए वो लोन रिकवरी प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाई जा सकती है। तो उसी तरह से इसमें वाइफ का क्या रोल होगा, ब्रदर का क्या रोल होगा, सन का क्या रोल होगा, सन का क्या रोल होगा, मैंने संक्षेप में बताया है। और कौन कौन से जजमेंट बैंक के इस इथिकल नॉन इथिकल अटेम्प्ट को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से रिसेंट केस लॉज हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड प्रेसिडेंट्स क्या हैं, इन सब के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं और संपत्ति के ऐसे ही कम से कम 20 या 30 कंट्रोवर्शियल मुकदमों के बारे में जानना चाहते हैं, मसलन सरकार आपकी संपत्ति काबिज कर सकती है अधिग्रहण के नाम पर या नहीं कर सकती है, करती है तो आपका क्या राइट्स होगा, इंसॉल्वेंसी में एज ए होम बायर्स आपके क्या राइट्स हैं, खास करके जब CIRP प्लान क्लोज हो चुका है, रिजोल्यूशन प्लान सबमिट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, आप अपना समय पे क्लेम नहीं दाखिल कर पाए, कंज्यूमर राइट्स के तहत आपके क्या राइट्स हैं, क्या योगी आदित्यनाथ जी जो ये बुलडोजर लगाकर संपत्ति को तोड़ दे रहे हैं यह संवैधानिक है। ऐसे बहुत सारे अबुझे सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो यह किताब हमारी आई है प्रॉपर्टीज लॉज अनवील्ड, बहुत जल्दी यह अमेज़न पे उपलब्ध होगी। आप अपनी कॉपी बुक करा लें। इस मुकदमे के बारे में प्लस और ऐसे प्रॉपर्टी के विषय के बारे में वहाँ डिटेल से चर्चा की गई है। आप इसको पढ़ें, अपने विचार हम तक पहुँचाएं। आप यह पुस्तक हमसे डायरेक्ट भी मैसेज करके या गूगल फॉर्म है हमारा जो लिंक में दिया हुआ है उसमें बुकिंग डाल करके किताब आप सीधे अपने पास भी मंगा सकते हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।